गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। नीतू जोशी। हमने सुबह आपके साथ जो टॉपिक किया था वो था बहुलता, संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा। संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा। तो जो बहुलवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिनका ये कहना है कि संप्रभुता केवल राज्य का एकाधिकार नहीं है, संप्रभुता केवल राज्य का एकाधिकार नहीं है। उनकी मानना है कि हम एकत्व वाले विश्व में न रहकर विभिन्नता वाले विश्व में रहते हैं। आज जिस युग में हम रहते हैं वो एकत्व वाला विश्व नहीं है। अनेकों अनेकों प्रकार के संगठन विद्यमान हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज का संगठन एकात्मक नहीं होकर कैसा है, बहुलतावादी। जो बहुलतावादी संप्रभुता के समर्थक हैं, उनका क्या कहना है कि समाज का संगठन एकत्व वाला नहीं है। ये कैसा है, बहुलतावादी नेचर का। एक राज्य में रहने वाले न केवल राज्य के नागरिक हैं, वो परिवार के भी हैं, चर्च के भी हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन सभी के सदस्य हैं। हम देखते हैं कि एक मनुष्य है, लेकिन वो परिवार में भी रहता है, वो समाज में भी रहता है, वो धार्मिक संगठनों का भी सदस्य है, आर्थिक संगठनों का भी सदस्य है, राजनीतिक संगठनों का भी सदस्य है, सांस्कृतिक संगठनों का भी सदस्य है। तो इसलिए बहुलवादी कहते हैं कि हम एकत्व प्रकृति के विश्व में निवास नहीं करते, हम तो विभिन्नता वाली प्रकृति के विश्व में निवास करते हैं। तो इसलिए संप्रभुता केवल राज्य को क्यों दी जाए, संप्रभुता केवल राज्य को क्यों दी जाए। संप्रभुता का भी विभाजन सभी समूहों, सभी समुदायों के बीच में होना चाहिए। हमारी निष्ठा और भक्ति न केवल राष्ट्र के प्रति है, बल्कि हमारी निष्ठा हम जिन भी समुदायों के, समूहों के, संगठनों के सदस्य हैं, हमारी निष्ठा सभी के प्रति होती है। इसलिए कहा जाता है कि समाज का संगठन एकात्मक प्रकृति का नहीं है। समाज का संगठन एकात्मक प्रकृति का नहीं है, बल्कि बहुलवादी प्रकृति का है। समाज में अनेकों संगठन हैं भी, व्यक्ति के जीवन के अनेकों पक्ष हैं, और अपने जीवन के हर पक्ष को पूरा करने के लिए वो हर संगठन से जुड़ा हुआ होता है, और प्रत्येक संगठन के प्रति उसकी निष्ठा होती है। तो जब समाज का रूप बहुलवादी है, समाज का रूप कैसा है, बहुलवादी, तो इसलिए हम केवल राज्य की संप्रभुता को स्वीकार क्यों करें। तो लास्की ने कहा है कि if society is federal, so authority must be also federal। यदि समाज संघात्मक प्रकृति का है, यदि समाज संघात्मक प्रकृति का है, तो फिर अथॉरिटी को, संप्रभुता को भी कैसा होना चाहिए, संघात्मक प्रकृति का होना चाहिए। यदि समाज की रचना एकात्मक न होकर संघात्मक है, तो यह स्वाभाविक परिणाम है कि राज्य, सत्ता, अधिकार ये भी सब कैसे होने चाहिए, बहुलतावादी और संघात्मक प्रकृति के होने चाहिए। भाई हम यहां देखते हैं
माना ये समाज है और ये व्यक्ति है। हम परिवार के सदस्य हैं, हम समाज के सदस्य हैं, हम राज्य के सदस्य हैं, हम कोई भी सांस्कृतिक संगठन उसके सदस्य हैं, हम धार्मिक संगठन के सदस्य हैं, हम आर्थिक संगठन के सदस्य हैं, हम जो राज्य से हटकर राजनीतिक संगठन है हम उनके सदस्य हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब हम एक व्यक्ति इतने संगठनों का सदस्य है तो जो प्रभुता है वो मात्र राज्य के पास नहीं होनी चाहिए। बहुत सीधे और सरल शब्दों में इस बात को कहा गया है कि जब प्रभुता, जब मनुष्य अनेक संगठनों का सदस्य है और हमारी निष्ठा प्रत्येक संगठन के प्रति उतनी ही होती है, हमारी निष्ठा प्रत्येक संगठन के प्रति उतनी ही होती है। ये नहीं है कि हमारी निष्ठा केवल राज्य के प्रति है, नहीं, हमारी निष्ठा जो हमारे धार्मिक संगठन है, हमारे सांस्कृतिक संगठन है, हमारे अन्य संगठन जितने भी हैं, हमारी निष्ठा सभी के प्रति होती है। क्योंकि मनुष्य का जीवन पूर्णता तो तभी प्राप्त होगी केवल हम अपने जीवन के राजनीतिक पक्ष को सबल बनाते रहे, सुदृढ़ बनाते रहे और हमारे जीवन के जो अन्य पक्ष हैं वो जीर्ण शीर्ण हालत में रहे, तो हम जीवन में पूर्णता, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें ये जितने भी संगठन हैं सबके प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है। तो इसलिए जो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं तो वो ये कहते हैं कि जब समाज का रूप ही संघात्मक है, जब समाज का रूप ही संघात्मक है, तो फिर प्रभुता, संप्रभुता भी कैसी होनी चाहिए? संघात्मक। और जब संप्रभुता का हम संघात्मक रूप स्वीकार करते हैं तो हम इस विचार को हमें मानना होता है कि संप्रभुता राज्य का एकाधिकार नहीं है। संप्रभुता राज्य का एकाधिकार नहीं है। जैसे लास्की ने जो कहा तो वो कथन कहीं ना कहीं सही है कि सोसाइटी इज फेडरल सो अथॉरिटी मस्ट बी टू फेडरल। जब समाज ही संघात्मक है तो संप्रभुता भी कैसी होनी चाहिए? संघीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए। दूसरा पक्ष जो उन्होंने रखा कि हम क्यों संप्रभुता के बहुलवादी रूप को उसके पक्षधर हैं, क्यों है? तो वो कहते हैं कि बहुलतावादी ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के संप्रभु के सिद्धांत का खंडन करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी वो ये कहते हैं कि भाई ये संप्रभुता का विचार है तो हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि प्राचीन और मध्यकालीन राज्य प्रभुता संपन्न थे, लेकिन उस समय सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक और प्रथागत प्रतिबंध से ऊपर नहीं थे। मध्य युग में धर्म राज्य अनेक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता था। धर्म मिडिल एजेस में ऐसी स्थिति थी कि चर्च और राज्य को समान माना जाता था या चर्च की सत्ता राज्य से अधिक मानी जाती थी। जब आपको मैं मैकियावेली पढ़ाऊंगी तो आपको ये बात बताएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि
मिडिल एजेस में राज्य कानून के ऊपर न होकर उसके अधीनस्थ माना जाता था। राज्य को कानून के ऊपर नहीं माना जाता था, तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय राज्य संप्रभुत्व विहीन थे और उन्हें आज भी वैसा ही होना चाहिए। मध्य युग में राज्य संप्रभुता विहीन थे, संप्रभुता विहीन थे और उन्हें आज भी वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उनका अगला जो अपना पक्ष है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर बहुलवादियों का मानना है कि प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है। भाई आप राज्य में किसी को भी असीमित शक्तियां प्रदान कर दोगे तो वो कहीं न कहीं हमारी शक्तियों पर क्या लगाएगा? प्रतिबंध। हमारी शक्तियों को वो क्या करेगा? सीमित। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुलवादियों ने कहा कि राज्य को असीमित शक्ति देने का मतलब ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बाधा लगाना। एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। जैसे हमने आपको भी बताया कि हमारे जीवन के ये इतने पक्ष हैं और भी हैं इसमें, तो जब इतने पक्ष हैं हमारे जीवन के, तो हमारी भक्ति केवल राज्य के प्रति क्यों होनी चाहिए? हमारी भक्ति केवल राज्य के प्रति क्यों होनी चाहिए? सभी के प्रति होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। तो राज्य का लक्ष्य है कि व्यक्ति के कल्याण का हित साधन करना और व्यक्ति के विकास के लिए अन्य समुदाय भी उपयोगी हैं। तो राज्य का उत्तरदायित्व इतना ही है कि वो व्यक्ति के कल्याण के लिए समुचित अवसर सभी को प्रदान करे। हमें सारे वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हमें वो सारे अवसर मिलने चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट में सहायक हैं और उसके लिए हमें बहुलतावादी सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। फिर है लोकतंत्र के आधार पर। तो जो लोग बहुलतावादी संप्रभुता के समर्थक, तो वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना प्रभुता संपन्न राज्यों में नहीं अपितु बहुलतावादी व्यवस्था में ही संभव है। यदि संप्रभुता को हमने केवल एक राज्य में निहित कर दिया और राज्य को असीमित शक्तियां दे दी, तो हम लोकतंत्र नहीं पनप सकता। लोकतंत्र को अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द पीपल ऑफ गवर्नमेंट, जनता की सरकार। जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा। और हम यह मानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। सीले ने कहा था, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीबॉडी हैज अ शेयर। प्रजातंत्र शासन का वो रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी कहीं न कहीं शक्ति के विकेंद्रीकरण पर क्या देता है? बल। डेमोक्रेसी शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल देता है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। तो इसलिए वो कहते हैं बहुलतावादी समर्थक
कि राज्य में उसकी केवल राजनीतिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है। राज्य के अंदर जब व्यक्ति निवास करता है, राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करता है, तो यह माना जाता है कि राज्य में व्यक्ति की केवल जो उसकी राजनीतिक इच्छाएं हैं उनकी संतुष्टि हो सकती है। अन्य इच्छाओं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को अन्य समुदायों के प्रति भी निष्ठा रखनी होगी, और जब हम अन्य समुदायों के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हमें बहुलतावादी विचार को स्वीकार करना होगा। अगला तर्क जो उनके द्वारा दिया जाता है वो कहते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी आधार पे भी बहुलतावादी संप्रभुता के बहुलतावादी रूप को स्वीकार करते हैं। तो बहुलतावादी राज्य के संप्रभुत्व को वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार अमान्य करते हैं। वो कहते हैं कि एकलवादियों ने राज्य को कानून का मूल स्रोत बनाया। जो राज्य की संप्रभुता के एकलवाद में समर्थन करते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने राज्य को कानून का मूल स्रोत बनाया। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु राज्य के आदेश है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु राज्य के आदेश है। सामाजिक सुदृढ़ता और एकता के लिए हमें बहुलतावाद को स्वीकार करना होगा। यदि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य कानून का निर्माता न होकर उसका अन्वेषक और घोषणा मात्र करता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर शर्मा ने अपना कथन दिया कि राज्य कानूनों का केवल एक अन्वेषक है और घोषणाकर्ता मात्र है, इससे अधिक नहीं है। तो हमें इस बात को नहीं मानना चाहिए कि जो सोवरेनिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, वो केवल राज्य में निहित है। नहीं, वो संप्रभुता के विभिन्नता के रूप में विश्वास करते हैं। अगला तर्क जो उनके द्वारा दिया जाता है बहुलवादियों के द्वारा, वो है कि प्रभुसत्ता असीमित नहीं होती। बहुलवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं होती। राज्य के अंदर उस पर जनता के रीति रिवाज, प्रथाएं, बंधन होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उसे अन्य राज्यों के अधिकारों, संधियों, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन भी करना होता है। ये तो बात सही है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुसत्ता असीमित होती है। प्रभुसत्ता असीमित नहीं होती। हम चाहे, मैंने आपको कई बार कहा कि हम कानून तोड़ सकते हैं, लेकिन हम रीति रिवाज, प्रथाएं, समाज, इनके जो नियम हैं उनको व्यक्ति नहीं तोड़ता, क्योंकि उनसे हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। उन्हें हम क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। तो इसलिए उनको हम कभी उनका मतलब उल्लंघन नहीं करते। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राज्य की जो संप्रभुता है वो अनलिमिटेड कैसे होगी? क्यों? क्योंकि उन्हें जो रीति रिवाज है, समाज के जो नियम हैं, परंपराएं हैं, उनके अधीन रहकर कार्य करना होगा। आप देखते हो कभी भी राज्य ऐसे नियम नहीं बनाता जिससे हमारे समाज के रीति रिवाजों पर कोई ठेस पहुंचे। हाँ, ऐसे नियमों का निर्माण तो राज्य को करना पड़ता है जो नियम व्यक्ति के विकास में बाधक है या व्यक्ति के जीवन की रक्षा में बाधक है। तो ऐसी कुरीतियों पे तो नियम, कानून का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन
जो नियम व्यक्ति के विकास में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उनके अगेंस्ट राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, बहुत सोच समझकर करता है। तो इसलिए बहुलतावादी विचारकों ने संप्रभुत्व संपन्न राज्य के एकत्ववादी सिद्धांत का अंत करने का समर्थन किया। तो कहते हैं कि ये जो संप्रभुता को हमने केवल राज्य के अंदर समेट रखा है, ये गलत है। संप्रभुता का हम कौन सी अवधारणा को स्वीकार करते हैं? बहुलतावादी, कि जितने भी संगठन हैं सभी में संप्रभुता विभाजित की गई है। यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो ये कहा जाता है कि प्रभुत्व संपन्न राज्यों के सिद्धांत का अंत हो चुका है। जो प्रभुत्व संपन्न राज्यों का सिद्धांत है उसका अंत हो चुका है। कैसे? लास्की ने कहा कि यह बात असंभव है कि राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को वैध सिद्ध किया जा सके। लास्की ने इतिहास का सहारा लिया और ये कहा कि इसको पुष्ट करना भी मुश्किल है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे और प्रभुता संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत को माना जाए, ये तो राजनीतिक दर्शन में ही ये बात जस्टिफाइड या वेरीफाइड नहीं होती। तो इसलिए हमें संप्रभुता के कौन से सिद्धांत को स्वीकार करना है? हमें संप्रभुता के बहुलवादी रूप को स्वीकार करना है। अब हम ये देखते हैं कि उनकी मान्यताएं क्या है। जो लोग संप्रभुता के बहुलवादी रूप को मानते हैं तो उनकी मान्यताएं क्या हैं? तो उनकी पहली मान्यता है कि बहुलतावादी और राज्य, तो बहुलतावादी राज्य की प्रभुसत्ता के विरोधी नहीं है, न कि राज्य के, लेकिन वो अराजकतावाद के विरोधी है। यदि राज्य के पास अनेक शक्तियां होगी, असीमित शक्तियां होगी, तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उससे क्या होगा? देश में अराजकतावाद पनपने की संभावना रहती है। तो इसलिए राज्य की स्थिति सर्वोपरि संगठन की न होकर अन्य विद्यमान संगठनों के समकक्ष होनी चाहिए। जितने भी संगठन राज्य में निवास करते हैं, राज्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए कि उनके समकक्ष संगठन की होनी चाहिए। मैकलेड ने कहा कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुलतावादी वो ये कहते हैं कि भाई यदि राज्य के एकत्ववादी सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा तो उससे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण मानते हैं जो बहुलवादी हैं वो, कि एकलतावादी संप्रभुता का जो समर्थन करते थे वो उससे अराजकता हुई और प्रथम विश्व युद्ध उन्हीं वजह से हुआ। दूसरी उनकी जो मान्यता है बहुलतावादियों की, जो ये कहते हैं कि संप्रभुता सभी में निवास करती है, जितने भी संगठन हैं सब में प्रभुता निवास करती है, केवल राज्य में संप्रभुता निवास नहीं करती। तो उनकी दूसरी अपनी मान्यता है कि राज्य और समाज में अंतर। तो बहुलतावादी राज्य और समाज में विविध अंतर स्थापित करते हैं। समाज एक व्यापक इकाई है जिसमें अन्य समुदायों का अधिवास रहता है। तो बहुलतावादी राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानते हैं। भाई हम ये देखें कि ये राज्य है या ये कहें कि ये भारत है, और भारत क्या है? राज्य, क्योंकि भारत के पास क्या है? संप्रभुता। और
यही यही हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं। तो हम समाज और राज्य के बीच में विभाजन रेखा खींच सकते हैं क्या? नहीं। हम ये कह सकते हैं क्या कि इधर वाले तो है वो तो राज्य में है, इधर वाले जो लोग हैं वो समाज में रहते हैं? नहीं, ये पूरा समाज है, ये पूरा समाज है और समाज में ही राज्य है। तो इसलिए बहुलतावादियों ने कहा कि समाज व्यापक है, समाज व्यापक है और राज्य मात्र उसका एक अंग है, हिस्सा है। तो इसलिए हमें सबकी प्रभुता को स्वीकार करना होगा। फिर है विकेंद्रीकरण की धारणा में विश्वास। तो बहुलतावादियों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। चाहे कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी शासन पद्धति हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि सत्ता का केंद्रीयकरण होना चाहिए। हमने अपने देश में शक्ति विभाजन के आधार पर शासन की कौन सी प्रणाली को चुना? फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन प्रणाली। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बहुलवादी शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। अगली जो उनकी मान्यता है वो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की धारणा में विश्वास। उनके अनुसार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, वो किसमें विश्वास करते हैं? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की धारणा। एक कृषक का प्रतिनिधित्व कृषक ही अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसलिए चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। यहाँ इनका सोच बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है और वो ये कहते हैं कि हमारे व्यवसाय के आधार पर चुनाव होना चाहिए। इतना तो हम खैर नहीं मान सकते, हाँ, लेकिन ये है कि यदि संप्रभुता को अल्टीमेट कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव होंगे। लेकिन व्यवहार में जो हम देखते हैं वो क्या है कि ठीक है, ये इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है कि हम इतने संगठनों के सदस्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सभी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हमें राज्य को अल्टीमेट पावर देनी पड़ती है, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण भी रहता है। तो बहुलतावादी सिद्धांत की जो ये कहते हैं कि राज्य की सत्ता का क्या कर दिया जाना चाहिए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। तो उसकी आलोचना भी की गई। क्या आलोचना की गई? तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि समाज में अराजकता को जन्म देगा। यदि हम राज्य की प्रभुसत्ता को समाप्त कर देते हैं और प्रभुसत्ता को सभी संगठनों में बांट देते हैं तो आलोचकों का कहना है कि समाज में क्या होगी? अराजकता व्याप्त हो जाएगी। राज्य की प्रभुसत्ता ही शक्ति है और राज्य से प्रभुसत्ता को यदि ले लिया जाएगा तो अराजकता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी जो हमारे लिए उचित नहीं है। अंतर विरोधी धारणा। बहुलवादी एक तरफ तो राज्य की प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ राज्य को तालमेल और सामंजस्य का कार्य प्रदान करते हैं। राज्य की प्रभुसत्ता का तो बहुलवादी क्या करते हैं? विरोध, कि अकेले राज्य के पास प्रभुसत्ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये राज्य का उत्तरदायित्व ये तो है कि वो समाज में सामंजस्य बनाए रखे, समाज में तनाव संघर्ष उत्पन्न नहीं हो। तो इसलिए
ये कहा जाता है कि एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सामंजस्य बनाए समाज में, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि राज्य अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। तो फिर ये तो दोनों बातें क्या हैं, विरोधी हैं, आपस में ही विरोधी हैं, एक दूसरे की बात का विरोध करती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसलिए बहुलतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगली जो आलोचना विचारकों ने की, विद्वानों ने की, वो है कि राज्य अन्य समुदायों के समकक्ष नहीं है। राज्य को अन्य समुदायों के समान मान लेना ये उचित नहीं है। बहुलतावादी राज्य को अन्य समुदायों के समकक्ष मान लेते हैं, जो सर्वथा क्या है, अनुचित है। राज्य के कुछ कार्य हैं जो सभी समुदायों से ऊपर है। बहुलतावादियों ने क्या कहा कि समाज में अनेक समुदाय होते हैं, समाज में अनेक संगठन होते हैं, और राज्य भी उन्हीं में से एक संगठन है। लेकिन यदि हम इस विचार को मानेंगे तो व्यवस्थाएं कायम नहीं रहेंगी, क्योंकि राज्य अन्य समुदायों के समान एक समुदाय नहीं है, अन्य समुदायों से पृथक और विशिष्ट स्थान राज्य रखता है। फिर कहा जाता है कि कानून विषयक भ्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण। तो बहुलतावादी कानून को राज्य के व्यक्तित्व से उच्च मानते हैं। बहुलतावादी कानून को राज्य के व्यक्तित्व से क्या मानते हैं, उच्च मानते हैं, जो अनुचित है। जब तक कानून के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होगी, उस कानून का पालन अच्छे तरीके से नहीं होगा। नागरिकों को कानून बाध्य करता है कि वो उसका पालन करें, तो उसके पीछे उसकी संप्रभुता की शक्ति है। तो इसलिए बहुलतावादी विचारकों के स्वयं के विचारों में थोड़ा अंतर विरोध देखने को मिलता है। फिर है बहुलतावाद राष्ट्रवाद और देशभक्ति का विरोधी है। बहुलतावादी अंतरराष्ट्रीय या विश्व नागरिकता की चर्चा करते हैं और राष्ट्रीय संस्थाओं की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर ज्यादा बल देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुलतावाद एक राष्ट्र विरोधी अवधारणा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर है अगली आलोचना जो की जाती है कि राजनीतिक विघटन का सिद्धांत। बहुलतावादी क्या है, राजनीतिक विघटन का सिद्धांत। समाज का विघटन हो सकता है यदि हम बहुलता में विश्वास करते हैं कि सोवरेंटी केवल राज्य में नहीं है, सोवरेंटी सभी समुदायों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उससे क्या होगा कि समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। डॉक्टर आशीर्वादम का मत है बहुलतावाद के अर्ध सत्य को मान लेने से अधिक खतरनाक भारत की एकता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। वो स्वयं कहते हैं डॉक्टर आशीर्वादम कि यदि हम बहुलतावाद के अर्ध सत्य को मान लेते हैं तो ये भारत की एकता पे इतना बड़ा खतरा होगा कि अन्य कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है। तो इसलिए आज के दिन तो यही आवश्यक है कि हम प्रभुता जो है, संप्रभुता है, वो केवल किसको प्रोवाइड करें, स्टेट को प्रोवाइड करें। अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। हमने बहुलतावादियों के समर्थन में तर्क देख लिए। बहुलतावादियों ने जो राज्य की संप्रभुता है उसके कारण जो उनका मानना है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं
वो भी देख लिया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या हम बहुलतावाद को स्वीकार कर ले? क्या बहुलतावादी विचारधारा की हमारी जो सॉवरेनिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, हमारी संप्रभुता का विभाजन हो जाए? क्या हम इस विचार को व्यावहारिक रूप में यदि अपना लेते हैं तो क्या राज्य में शांति और सुरक्षा कायम रहेगी? ये हमें देखना होगा। ये कहा जाता है कि बहुलतावादी एक स्वस्थ, प्रजातांत्रिक और मानववादी प्रतिक्रिया थी। ये कहना कि बहुलतावाद एक विरोध है, यह उचित नहीं है। उन्होंने उस राज्य का विरोध किया जो राज्य विरोध किया बहुलतावादियों ने, लेकिन किसका किया? जो राज्य अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करते थे। जो राज्य अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करते थे, उन्होंने उसका विरोध किया। आज के प्रजातंत्र के युग में राज्य अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। भाई आप देखो कि आज सभी जगह डेमोक्रेसी है। अब वो समय गया कि जनता डिक्टेटरशिप को स्वीकार करती। जहां डिक्टेटरशिप होती भी है तो वहां जनता का समय समय पे रोष और विरोध होता रहता है। तो इसलिए बहुलतावादियों ने उन राज्यों की कल्पना की जो राज्य अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करते थे। इसलिए कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक सिद्धांतीय दर्शन नहीं था, लेकिन ऑस्टिन की प्रभुसत्ता और हीगल राज्य संबंध विचारों के खिलाफ एक आंदोलन था। बहुलतावादियों ने राज्य को मानव समुदाय के रूप में समाज के अंदर जनहित की एक सीमित संस्था के रूप में बनाए रखने को स्वीकार किया। हमने आपको भी बताया कि उन्होंने क्या स्वीकार किया कि जैसे और संगठन है वैसे ही ये भी संगठन है। राज्य भी वैसे ही संगठन है जैसे हमारे परिवार है, समाज है, राजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, अनेकों अनेकों संगठन जैसे हैं वैसे ही राज्य है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत, जो मैं भी कहूंगी कि बहुलतावादी सिद्धांत अव्यावहारिक है। ये क्या है? अव्यावहारिक। क्योंकि यदि हम शक्तियों को केवल राज्य में नहीं रखते हैं और शक्तियों का विभाजन कर देते हैं पूरे समाज में, तो उससे क्या होगा? अराजकतावाद फैल जाएगा, शक्तियों का दुरुपयोग होगा। तो इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक अव्यावहारिक सिद्धांत है जो अराजकता को जन्म देगा। यदि आप राज्य की अनलिमिटेड पावर्स को खत्म कर दोगे तो उससे क्या होगा कि वो अराजकता को जन्म देंगी। आर्थिक व्यवस्था के रूप में अवैज्ञानिक और कानूनी व्यवस्था के रूप में भ्रमात्मक। बहुलवाद क्या है? आर्थिक व्यवस्था के रूप में इसको क्या माना जाता है? अवैज्ञानिक, और कानूनी व्यवस्था के रूप में भ्रमात्मक। तो इसलिए यह एक कमजोर सिद्धांत है बहुलवादी, जिसे आज के युग में
जहां हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है और जनता भी जागरूक है, वहां हम शक्तियों का विभाजन समस्त समुदायों के बीच में नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुलतावादी सिद्धांत को ठीक है, विद्वानों ने इसका समर्थन किया। इसका समर्थन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने राज्य के एक अधिनायकवादी रूप की कल्पना की। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक राज्य हैं और प्रजातांत्रिक राज्यों में राज्य शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। करता है तो राज्य जनता उन्हें वापस अपने स्थान पर बुला लेती है। जनता ही उनको चुनकर भेजती है और जनता उन्हें वापस भी बुला सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान समय में हम प्रभुसत्ता के बहुलतावादी रूप को स्वीकार नहीं कर सकते। आज ये आपका जो पहला यूनिट है, आपके 2 यूनिट हैं परीक्षा में। फर्स्ट यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का है और सेकंड यूनिट किसका है? भारतीय राजनीतिक विचार। तो आज आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको संप्रभुता का बहुलतावादी विचार समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।